हेलो। चलिए ध्यान दिया जाए। हम लोग पढ़े हैं क्या चीज भाई? तो हम लोग अभी तक पढ़े थे क्या कि जब किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी चार्ज पार्टिकल को मोशन में छोड़ा जाएगा तो वो कैसे पाथ पे मोशन करेगा, उसका पूरा एनालिसिस देखे थे। जिसमें पहला केस मैंने आपको बताया था क्या कि यदि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में या मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से स्ट्रेट पाथ पर चलेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? जब मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज की वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर हो तो सर्कुलर पाथ पे घूमने लगता है। रेडियस कितना? रेडियस कितना? एम वी बाई क्यू बी, ठीक ना? क्यू वी बाई एम बी, ठीक ना? और उसमें टाइम कितना लगा था वो निकालना आपको सिखाया था, फ्रीक्वेंसी क्या था, वो सारी चीजें मैंने आपको सिखाई थी। फिर मैं क्या बोला था कि अगर किसी एंगल थीटा पे चल रहा था तो दो कंपोनेंट था वेलोसिटी का, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में था और वो क्या कर रहा था, पार्टिकल को कांस्टेंट वेलोसिटी से आगे ले जा रहा था, और एक वर्टिकल कंपोनेंट था v sin थीटा जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर था और वो सर्कुलर पाथ पे घुमा रहा था। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी से चले तो हर एक चक्कर के बाद उसका आगे बढ़ने का जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होता था, सेम। तो हेलिकल पाथ के हर एक नोड के बीच का डिस्टेंस भी क्या होता था, सेम होता था। और ये सारी चीजें मैंने आपको निकालना सिखाया था। बात समझ में आ रहा है ना? आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं क्या कि इफ द चार्ज पार्टिकल, कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को मूव करवाएं, मूव्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ, मूव्स इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, कि अब की बार जो है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी रहेगा और क्या रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी रहेगा। आप याद करें कि जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आपको पढ़ा रहे थे तो उस समय में मैंने आपसे बात करी थी कि जो स्टैटिक चार्ज है वो केवल इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, और वहां हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन पढ़ा था। क्या पढ़ा था कि अगर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड है कोई सा क्या, ई, और इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में, अगर इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है तो इस चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, और ये फोर्स कितने के बराबर में होता है, क्यू ई के बराबर में। निश्चित रूप से तुम ये देखोगे कि अगर फोर्स लगेगा तो भाई साहब इसमें एक्सीलरेशन भी होगी, और एक्सीलरेशन होगी तो कितने की होगी, तो हम लोग देखे क्या कि F इक्वल टू है कितना, ये क्यू ई के बराबर में। अगर इस चार्ज पार्टिकल का मास मान ले m, तो न्यूटन बाबा कह के क्या गए हैं कि कांस्टेंट मास के लिए F इक्वल टू क्या होता है, और ma इक्वल टू कितना लिखोगे, और यहां से एक्सीलरेशन कितना निकल के आता था, क्यू ई बाई कितना, m। इतना चीज हम लोग कहां पढ़े थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी चार्ज पार्टिकल को रखते थे तो मैग्नेटिक फोर्स को हम लोग या तो एफ मैग्नेटिक लिखेंगे या इसको एफ बी, बी फॉर बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड, जो भी लिखेंगे। इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे, क्यू भी बी साइन थीटा, या इसी को अगर वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो क्यू इंटू वी क्रॉस कितना, बी। ये सब चीजें हम लोगों ने पीछे पढ़ चुका है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को, जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो भाई इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहां देखिए कि जब जो है व्हेन अ चार्ज पार्टिकल, कि जब किसी भी चार्ज पार्टिकल को मूव्स अंडर द, मूव्स अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ, कि जब भी कोई भी चार्ज पार्टिकल कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बी, कि जब कोई भी चार्ज पार्टिकल मूव करेगा किसमें, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में, देन इट एक्सपीरियंसेस, तब जो है सो ये एक्सपीरियंस करेगा किस चीज को, देन एट एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स,
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एज वेल एज मैग्नेटिक फोर्स किसके कारण, मैग्नेटिक फील्ड के कारण। बात समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं, कि जब भी किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और मैग्नेटिक फील्ड के कारण इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होता है उसी रिजल्टेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, एक नया नाम आता है, एक नया टर्म आता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। ठीक ना, इसको क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। ये है क्या देखिएगा, तो ये है क्या देखिएगा कि इट इज द रिजल्टेंट ऑफ magnetic force, it is the resultant of magnetic force and electrostatic force, कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड में भी रखेंगे तो वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों काम करेगा। तो कह रहा है क्या कि इट इज द रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब कि उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, उस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, लॉरेंज फोर्स होगा। एक्सपीरियंस्ड बाय अ चार्ज पार्टिकल मूविंग in combination of electric field vector E and magnetic field vector B। क्या कह रहा है कि कोई चार्ज पार्टिकल जो कि मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में घूम रहा है उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगेगा और मैग्नेटिक फोर्स भी। इस दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा इसी रिजल्टेंट को क्या बोलेंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो देखो कि अगर अपने पास सपोज किया जाए कि अपने पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है समथिंग इस तरह का, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है समथिंग इस तरह का और एक मैग्नेटिक फील्ड भी है जो मैग्नेटिक फील्ड है समथिंग इस तरह का। सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड है, जो ब्लू वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर E और जो ये व्हाइट वाला है ये मैग्नेटिक फील्ड है क्या, वेक्टर B। इसमें एक चार्ज पार्टिकल हम लोग रखते हैं प्लस Q को और प्लस Q को रखते हैं और ये इसमें इस तरीके से कुछ v वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें ये कुछ इस तरीके से v वेलोसिटी से मूव कर रहा है और मान लीजिए कि इस दोनों के बीच का जो ये एंगल है इस एंगल को हम लोग कितना बोल दें, थीटा बोल। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ये है क्या, कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक फील्ड भी है। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है कितना। इसमें हमने माना क्या कि एक चार्ज पार्टिकल प्लस Q है जो v वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन कर रहा है। तो इसका मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का भी एंगल जो ये होगा ये कितना हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब तुम ध्यान देना कि अगर हम लोग देखें यहां पर कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना लगेगा, तो यहां पर अगर तुम देखो कि F इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना लगेगा तो मैं भाई अभी पढ़ाया था क्या कि जब किसी चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में नेगेटिव रहता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगेगा और ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा, QE के बराबर में। आप देखिए कि ये पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने के बराबर में होगा, QE के। चार्ज स्केलर है और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, वेक्टर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अगर हम इस पर बात करें F मैग्नेटिक का, अगर हम बात करें F मैग्नेटिक का तो F मैग्नेटिक कितना लगेगा, देखना चार्ज है Q, वेलोसिटी है v, मैग्नेटिक फील्ड है B और दोनों के बीच का एंगल है कितना, तो कितना लगेगा, QV भी साइन थीटा के बराबर में। मेरे भाई इसी F मैग्नेटिक को जो हम लोग लिखते हैं वो कितना लिखते हैं, Q इंटू V क्रॉस कितना, B के बराबर। इतना में कोई आपत्ति है क्या, Q इंटू V क्रॉस कितने के बराबर में,
अब इस दोनों का रिजल्टेंट लिखना याद करो, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन में क्या लिखते थे, रिजल्टेंट आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस क्या वेक्टर, तो इस दोनों फोर्स का अगर रिजल्टेंट लिखना है तो वेक्टर दिस प्लस वेक्टर, इस दोनों का अगर हमको रिजल्टेंट लिखना है, अगर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे, अगर हम लोग रिजल्टेंट फोर्स लिखेंगे तो रिजल्टेंट फोर्स को मानते हैं क्या, एफ नेट, और ये एफ नेट किसके बराबर में होगा, एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्लस क्या एफ मैग्नेटिक, ये दोनों का दोनों क्या है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसी एफ नेट को, इस दोनों का जो रिजल्टेंट फोर्स है एफ नेट, इसी एफ नेट को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, लॉरेंज फोर्स। और ये लॉरेंज फोर्स एफ इलेक्ट्रिक के जगह पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, क्यू ई, और एफ मैग्नेटिक के जगह पर क्या लिखेंगे, क्यू इंटू वी क्रॉस क्या बी के बराबर। कोई आपत्ति है क्या? आप देखिएगा कि अगर इस दोनों में से हम लोग Q कॉमन कर ले, अगर इस दोनों में से हम लोग Q कॉमन कर लें तो ये जो आपका लॉरेंज फोर्स आएगा ये कितने का आएगा, Q इंटू वेक्टर E प्लस V क्रॉस कितने के बराबर में, B के बराबर में। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए आपसे पूछ देगा कि लॉरेंज फोर्स क्या होता है, तो आप सीधे सीधे कहेंगे क्या कि जब कोई चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कॉम्बिनेशन में मोशन करता है तो उस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी लगता है और मैग्नेटिक फोर्स भी लगता है, और इसी दोनों फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, Q इंटू ई प्लस वी क्रॉस। चार्ज पता रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पता रहेगा, वेलोसिटी पता रहेगा, मैग्नेटिक फील्ड पता रहेगा, दोनों के बीच का एंगल पता रहेगा। काम कर लोगे कि नहीं कर लोगे? बात समझ में आया कि नहीं आया? बात समझ में आया कि नहीं? अब देखो कि इस पूरे कहानी में लॉरेंज फोर्स को समझने के बाद हम लोग थोड़ा सा चीज को आगे बढ़ाएंगे, और थोड़ा सा चीज को बढ़ाएंगे तो जिस तरीके से आपने देखा था कि केवल इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा होता है, केवल मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज का मोशन कैसा होता है, उसी तरीके से अब हम लोग देखेंगे मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। कि अगर दोनों तरह का मोशन रहेगा, दोनों तरह का फील्ड रहेगा, तो उसमें कैसे चार्ज पार्टिकल मोशन करेगा। बात समझ में आ रहा है? तो हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, हम लोग हेडिंग लगाएंगे क्या, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या वेक्टर। ध्यान देना, अब एक एक केस करके इसमें हम लोग देखते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें पहला केस हम लोग लेंगे क्या, कि पहला केस इसमें लिया जाए क्या, कि पहला केस लिया जाए क्या कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों है किसमें, सेम डायरेक्शन में। एक आपके इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड को। बात समझ में आ रहा है? और इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को रखते हैं, इसमें हम एक चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू को रखते हैं, और इसको हम v नॉट वेलोसिटी से क्या करते हैं, इसमें थ्रो करके छोड़ देते हैं। बात समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। ध्यान देना कि यहां पर ये हो सकता था कि ये v नॉट अपोजिट डायरेक्शन में भी रहे, तो अगर अपोजिट डायरेक्शन में रहे तो अगर थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहे या फिर 180 डिग्री रहे, तुमको पता है कि दोनों के लिए केसेस क्या होता है, सेम होता है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर देखो मेरे भाई कि अगर हम यहां पर दो तरह का डायमेंशन देखेंगे, हो सकता है कि पार्टिकल 1 डायमेंशन में चले, हो सकता है कि पार्टिकल 2 डायमेंशन में चले, या हो सकता है कि पार्टिकल 3 डायमेंशनली भी चले। क्यों? कि दोनों तरह का फील्ड है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो हम लोग अपने सुविधा के लिए यहां पर क्या करेंगे कि एक रेफरेंस एक्सिस बना लेंगे, और ये रेफरेंस एक्सिस में y डायरेक्शन इधर दिखाएंगे और x डायरेक्शन को हम लोग इधर दिखाएंगे, ये x में और ये किस में, y में। बात समझ में आ रही है कि नहीं? अब देखो कि ये चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी है और साथ ही साथ किस में है, मैग्नेटिक फील्ड में। तो पहले बात हम लोग करते हैं किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। पहले हम लोग किसका बात करते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, कि इलेक्ट्रिक फील्ड में है तो निश्चित रूप से इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। कैसे लगेगा भाई? तो अगर हम लोग F इलेक्ट्रोस्टैटिक का बात करें
तो चार्ज है Q और इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना, ये फोर्स लगेगा किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के, इसका मतलब कि ये जो F इलेक्ट्रोस्टैटिक लगेगा किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोला है कि चार्ज पर फोर्स किधर लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव चार्ज रहता तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगता, तो भी इधर क्या है, एक्स ही एक्सिस है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसका बहुत ज्यादा लोड लेना नहीं है। अब बताओ जरा सा कि अगर मैं मान लूं कि इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है वो है कितना, m, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, इस चार्ज पार्टिकल का जो मास है कितना, वो है m। तो भाई अगर मास m है तो न्यूटन साहब कह के गए हैं क्या कि ma इक्वल टू कितना हो जाएगा, और यहां से अगर हम ध्यान से देखेंगे तो एक्सीलरेशन इक्वल टू कितना निकल के आएगा, QE बाई कितना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये एक्सीलरेशन किस डायरेक्शन में होगा, फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो एक्सीलरेशन भी किस डायरेक्शन में। अब देखो कि फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, तो फोर्स लग रहा है एक्स डायरेक्शन में, ये मैंने देख लिया किसका, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का, और एक्सीलरेशन से इसे कितना होगा, QE बाई m। लेकिन अगर हम लोग यहां पर बात करें किस चीज का, मैग्नेटिक फोर्स का, अगर हम लोग यहां पर बात करें किस चीज का, मैग्नेटिक फोर्स का, तो भाई साहब मैग्नेटिक फोर्स अगर तुम देखो F मैग्नेटिक इक्वल टू ये होता है कितना, QVB साइन थीटा के बराबर में, और थीटा क्या होता है, V और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल, तो वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है कितना, तो साइन कितना लिख दोगे, F मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, F मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, F मैग्नेटिक कितना हो जाएगा, कोई आपत्ति है क्या, फोर्स लगेगा ही नहीं तो डायरेक्शन का जिक्र करना भी, इसका मतलब इस केस में मैग्नेटिक फील्ड इस पर कोई फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितने का लग रहा है, QE का, और इससे एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, तो केवल एक्स डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। इसका मतलब पार्टिकल मूव करेगा किस में, स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट लाइन में विथ एक्सीलरेशन कितना, QE बाई m, और आप अगर ध्यान दें तो ये QE बाई m कांस्टेंट एक्सीलरेशन है। क्यों है कांस्टेंट एक्सीलरेशन भाई, चार्ज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट, मास कांस्टेंट, ये तीनों चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे क्या कि इन दिस केस, इस केस में जो है, इन दिस केस द पार्टिकल मूव्स ऑन, किसमें, मूव्स ऑन स्ट्रेट पाथ, और ये स्ट्रेट पाथ हमारे रेफरेंस के अकॉर्डिंग किस डायरेक्शन में होगा, एक्स डायरेक्शन में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो द इन दिस केस द पार्टिकल मूव्स ऑन ए स्ट्रेट पाथ विथ एन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन कितने का होगा, ax इक्वल टू QE बाई m से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। जरा सा हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का अगर बात करें कि देखो भाई एक्सीलरेशन होगा तो शुरू में जितने वेलोसिटी से चलेगा, बाद में धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कैसे बदलेगी, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, टाइम के साथ इसकी वेलोसिटी कैसे बदलेगी, तो आप ये बताइए कि बाय फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आपने पढ़ा होगा कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, v माइनस यू इक्वल टू क्या, at। तो आप देखिए इसी को v इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, u प्लस कितना, तो अगर इसका वेलोसिटी लिखना पड़े, u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी। ये चार्ज पार्टिकल आपका शुरू में कितने वेलोसिटी से चल रहा था, v0 से, और v0 से चल रहा था प्लस एक्सीलरेशन, अगर ये x में तो ये भी x में, और ये भी किस में, x में। तो v x में क्या था, v0 प्लस एक्सीलरेशन x में था कितना, QE बाई कितना, m, और इंटू कितना, t। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। यही हो जाएगा कि आपका इक्वेशन ऑफ मोशन, वेलोसिटी और टाइम के बीच में क्या रिलेशन। आपसे कोई आदमी पूछे कि इसका जरा सा ग्राफ बताओ, इसका जरा सा क्या करो, ग्राफ बताओ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो अगर इसका तुम वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखो तो यहां पे मैं वेलोसिटी रखता हूं और यहां पे मैं रखता हूं टाइम। जरा सा ध्यान देखना कि अगर यहां पर टाइम रखेंगे और यहां पर वेलोसिटी रखेंगे तो ये देखो तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी टाइप का कुछ है कि नहीं है, क्या है, y इक्वल टू एम एक्स। देखना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसका ग्राफ कैसा होता था, कुछ इस तरीके से, स्ट्रेट लाइन। इसमें भी देखो वेलोसिटी है, यहां y रखते थे और यहां क्या रखते थे, x। तो यहां देखो कि y इक्वल टू
y इक्वल टू m टाइम्स x t और प्लस कितना v नॉट c। बात समझ में आ रहा है? तो इसमें दो चीज हो सकता है क्या कि शुरू में जो चार्ज पार्टिकल हो वो रेस्ट में हो, यानी v नॉट इक्वल टू कितना, v नॉट इक्वल टू कितना 0। हो सकता है क्या कि शुरू में चार्ज पार्टिकल किसमें हो, रेस्ट में हो। तो अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट में होगा मेरे भाई तो v नॉट इक्वल टू कितना हो जाएगा, और शुरू में टाइम का वैल्यू कितना रहेगा 0। तो टाइम का वैल्यू भी 0, v नॉट का वैल्यू भी 0, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। इसका मतलब ग्राफ कहां से शुरू होगा, जब टाइम 0 तो ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा, और ओरिजिन से शुरू होगा कब, जब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी रहे 0 रहे, तब इसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। ये ग्राफ कब का है, इफ v नॉट इक्वल टू कितना रहे 0। तो जब टाइम 0 और v नॉट 0, तो टाइम 0 हुआ तो ये पूरा 0 और v नॉट भी 0, तो वेलोसिटी भी कितनी, तो जब टाइम 0 तो v नॉट भी 0 ओरिजिन से। अब टाइम 1 तो वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ हो जाएगी, बढ़ती जाएगी। टाइम 2 तो वेलोसिटी भी कुछ ना कुछ बढ़ती जाएगी, कैसे, स्ट्रेट लाइन। अगर रेस्ट में नहीं रहे, तो रेस्ट में नहीं रहे तो क्या होगा, टाइम 0 डालेंगे तो v नॉट से ये कहानी शुरू होगी। तो 0 से नहीं शुरू होगी, कहां से शुरू होगी, v नॉट से, और v नॉट से शुरू होगी तो किस तरीके से जाएगी, ये ग्राफ कुछ चली जाएगी इस तरीके से। और ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जहां से ये शुरू हुआ है, ये पॉइंट किस चीज का रहेगा, v नॉट का। और अब की बार जो है ये v नॉट 0 के बराबर में। बात समझ में आया कि नहीं आया, ग्राफ कुछ इस तरीके का हो जाएगा क्या कि जब रेस्ट से शुरू करेगा तो ओरिजिन से, और जब v नॉट कुछ ना कुछ पहले से ही होगा तो थोड़ा ऊपर से। क्लियर है बात, इतना में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये था क्या, पहला केस, कि पहला केस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही पार्टिकल मूव करता है तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगता है, केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है एक्स डायरेक्शन में, जिसके कारण इसमें एक्सीलरेशन होगा। और फाइनली जो पार्टिकल मूव करेगा वो किस पे, स्ट्रेट पाथ पे एक्स डायरेक्शन में विथ एन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। जरा सा इक्वेशन ऑफ मोशन देखे तो ये आया, और इसका ग्राफ देखे तो कुछ इस तरह से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, आगे बढ़ें तो अब हम लोग लेते हैं क्या, केस नंबर 2। और केस 2 क्या कहता है कि अगर आपका जो है, अगर आपका ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, आपका ये रहा मैग्नेटिक फील्ड, और अब की बार इसमें जो आपका चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू जो 0 डिग्री और 180 डिग्री पे चल रहा था, वो अब की बार यहां से जो आपका प्लस क्यू है, ये प्लस क्यू जो है आपका, जिसका मास है m, ये v वेलोसिटी से परपेंडिकुलर चलेगा। किसके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E के भी और मैग्नेटिक फील्ड B के भी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, क्या बोला कि अब की बार जो ये आपका चार्ज पार्टिकल है, ये थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पे एंटर किया है, 90 डिग्री पे। थीटा इक्वल टू कितने डिग्री पे, 90 डिग्री। बात समझ में आ रहा है। फिर से दोनों फोर्स का हम लोग जिक्र करेंगे। तो दोनों फोर्स का अगर हम लोग जिक्र करेंगे तो पहला जिक्र होगा किसका, F इलेक्ट्रोस्टैटिक का। रेफरेंस के लिए तुम अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस भी क्या करो, बना लो। ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, और अंदर की तरफ है z एक्सिस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, x एक्सिस, y एक्सिस, और अंदर की तरफ है क्या, z एक्सिस। जरा सा ध्यान देना, ये F इलेक्ट्रोस्टैटिक, इसको एंगल से कोई मतलब, पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितने का, क्यू ई का। किस डायरेक्शन में भाई, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कौन सा डायरेक्शन है, पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा तो ये डायरेक्शन तुम्हारा कौन सा डायरेक्शन है, एक्स डायरेक्शन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एफ इक्वल टू कितना होता है भाई, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स एक्स में तो एक्सीलरेशन भी किस में, इक्वल टू कितना हो जाएगा, अगर तुम देखो एक्सीलरेशन इन एक्स डायरेक्शन तो कितना निकल के आएगा, क्यू ई बाय कितना, एम। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टिकल जो है आपका वो एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन करेगा, कितने से, क्यू ई बाय एम से। क्यों कि इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। आपने पढ़ा है क्या कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है तो ये इसको सर्कल पे घुमाता है। कैसे पाथ पे घुमाता है, सर्कल पे। और यहां से हम लोगों ने देखा है क्या कि अगर हमको एफ मैग्नेटिक कैलकुलेट करना है
तो क्यू भी बी साइन थीटा के जगह कितना डिग्री, 90 डिग्री, और ये एफ मैग्नेटिक जो आ जाएगा ये क्यू भी बी के जैसे आ जाएगा। और हम लोग देखे थे कि ये जो काम करता था एक्ट एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स। ये कैसे फोर्स के जैसे काम करता था, सेंट्रीपिटल फोर्स के कारण। और इसके कारण जो है इसके कारण जो है जो आपका पार्टिकल था, ये पार्टिकल मूव किस पे कर रहा था, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ, मूव्स ऑन सर्कुलर पाथ। पार्टिकल कैसे पाथ पे मूव कर रहा था, लेकिन अब यहां समझने वाली चीज है क्या कि पहले जब केवल मैग्नेटिक फील्ड था तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से बढ़ती जाती थी। अब की बार एक्स डायरेक्शन में ये एक्सीलरेशन में है, मतलब इसकी वेलोसिटी लगातार क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो पहला सेकंड में थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करेगा, दूसरे सेकंड में इससे, और वेलोसिटी भी बढ़ रही है। आपको पता होगा कि रेडियस जो होता है इसका, ये वेलोसिटी पर डिपेंड, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगा वैसे वैसे रेडियस भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये मैग्नेटिक फोर्स तो ये कांस्टेंट फोर्स है, क्यू कांस्टेंट, वी बी ये कांस्टेंट मैग्नेटिक फोर्स है। ये इसको क्या करेगा, केवल सर्कुलर पाथ पे घुमाता जाएगा। इसके कारण वेलोसिटी बढ़ेगी, जिससे क्या होगा, इसका रेडियस, लेकिन ये क्या करेगा, इसको एक्सीलरेट करेगा और आगे बढ़ाएगा। फाइनली आप देखिएगा कि जो पार्टिकल का मोशन होगा वो कैसा होगा। तो शुरू में देखना कि पार्टिकल आगे भी बढ़ेगा और सर्कुलर पाथ पे भी, लेकिन पहली बार में पार्टिकल सपोज दैट इतना चला, छोटा सा सर्कल बनाया, अगली बार में इसकी वेलोसिटी बढ़ेगी तो और बड़ा सर्कल भी बनाएगा, और वेलोसिटी बढ़ेगी तो ज्यादा डिस्टेंस भी ट्रेवल करेगा। इसका मतलब कि जो इसका पाथ हो जाएगा वो कुछ इस तरह का। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। इसमें देखना कि अगर इस डायग्राम को हटाओ, छोड़ो, थोड़ा सा अलग बनाते हैं, थोड़ा सा अलग, शुरू में छोटा, फिर थोड़ा सा बड़ा, फिर और इसके बीच का भी डिस्टेंस बड़ा, फिर और इसके बीच का भी डिस्टेंस बड़ा, और इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। ध्यान देना कि यहां पर जो रेडियस था, अगर मैं यहां थोड़ा सा एक सेंट्रल लाइन में ड्रॉ कर लूं और सेंट्रल लाइन में ड्रॉ कर लूं, तो आप देखेंगे क्या कि इसका रेडियस भी लगातार बढ़ता जा रहा है, क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है और ये एक्सीलरेट कर रहा है। तो इस दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है x1, इस दोनों के बीच का जो ये डिस्टेंस है x2, इस दोनों के जो बीच का ये डिस्टेंस है x3 और आगे का। और इसी तरीके से आप देखेंगे क्या कि यहां का अगर रेडियस हम लोग मान ले क्या r1, अगर यहां का रेडियस हम लोग मान ले क्या r2, अगर हम लोग यहां का रेडियस मान ले क्या r3, तो वेलोसिटी बढ़ रही है तो रेडियस भी क्या होता जाएगा। और वेलोसिटी बढ़ रही है तो पहला सेकंड में 1 मीटर पर सेकंड से तो 1 ही मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, दूसरे में बढ़ गया 2 मीटर पर सेकंड हो गया तो 2 मीटर कर लेगा, तीसरे में 3 मीटर पर सेकंड से तो 3 मीटर कर लेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। तो यहां पर हम लोग देख पा रहे हैं क्या कि जो r1 है वो सबसे छोटा, r2 उससे बड़ा और r3 क्या सबसे बड़ा। इस तरीके से बात चलता जाएगा। इसी तरीके से x1 सबसे छोटा, x2 इससे बड़ा और x3 भी क्या सबसे बड़ा, और इस तरीके से चलता जाएगा। कारण क्या है कि वेलोसिटी बढ़ रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है तो रेडियस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और वेलोसिटी ही इंक्रीज कर रहा है इसीलिए x भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। एक्सीलरेशन हो सकता है कि नेगेटिव होता, एक्सीलरेशन ये भी हो सकता है कि नेगेटिव होता, कब, जब ये चार्ज पॉजिटिव नहीं नेगेटिव होता। तो नेगेटिव होता तो धीरे धीरे वेलोसिटी क्या होती जाती, घटती जाती। तो शुरू में बड़ा सर्कल, इसी डायरेक्शन को क्या करो, अभी जो मोशन का डायरेक्शन है पॉजिटिव के लिए वो कैसा है, इस तरीके का, इसी डायरेक्शन को हम लोग क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत है क्या। वेलोसिटी बढ़ेगी तो मैं पिछले दिन क्या बताया था कि रेडियस वेलोसिटी के डिपेंडेंट होता है। वेलोसिटी बढ़ेगी तो रेडियस क्या होगा, रेडियस बढ़ा है कि नहीं बढ़ा है। मैं क्या बोला हूं कि वेलोसिटी बढ़ेगा तो यूनिट टाइम में डिस्टेंस, अच्छा टाइम पर कोई फर्क, तो एक चक्कर लगाने में जितना टाइम लगेगा दूसरे में भी तो टाइम बराबर है, लेकिन स्पीड बढ़ रही है तो डिस्टेंस बदलेगा कि नहीं बदलेगा। टाइम 1 सेकंड फिक्स कर दो और स्पीड बढ़ाते रहो, तो पहला सेकंड में 1 मीटर, दूसरे सेकंड में, तीसरे में, तो हर 1 सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल है वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। मतलब एक्स भी क्या करेगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तीसरा केस लेते हैं। देखिए जो तीसरा केस है, ये जो तीसरा केस है ये कहता क्या है कि अगर आपका
मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। अभी तक हम लोग देख रहे थे ये कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड है ये दोनों सेम डायरेक्शन में था। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अच्छा, ये ध्यान देना कि अगर इसमें तुमसे पूछे कि सर्कुलर पाथ कैसा होगा, कौन से प्लेन में, और मोशन किस डायरेक्शन में होगा, तो मोशन तो तुमको साफ दिख रहा है कि एक्स डायरेक्शन में होगा, और सर्कल पे ये कैसे घूमेगा, और ये वाला कौन सा प्लेन है, वाईजेड प्लेन। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये जो है वाईजेड प्लेन में जो है, सो वाईजेड प्लेन में जो है, सो वाईजेड प्लेन में क्या होगा, सर्कुलर मोशन होगा, और एक्स डायरेक्शन में जो है सो क्या होगा, लीनियर मोशन होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसे ये सर्कल पे घूमेगा और ये वाला प्लेन क्या है, वाई जेड। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक्स डायरेक्शन में ये आगे बढ़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये चीज थी आपकी क्या। अब देखिए कि तीसरा केस में हम लोग क्या लेते हैं, कहता है क्या कि इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ई, दूसरा क्या कह रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड, कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है भाई, वेक्टर बी, एंड द वेलोसिटी, ये वेलोसिटी आपका क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर बी, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये तीनों का तीनों कैसा हो, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। जरा सा सीन पर ध्यान देना कि सीन कैसा बनेगा। मैं चाह रहा हूं क्या कि एक इलेक्ट्रिक फील्ड बने, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म बनाने के लिए मैंने आपको सिखाया हुआ है कभी कि आप दो इनफाइनाइट लेंथ का क्या करिए, प्लेट ले लीजिए, और इस दोनों प्लेट पर आप क्या करिए, एक पर पॉजिटिव चार्ज डाल दीजिए और एक पर क्या करिए, नेगेटिव चार्ज डाल दीजिए। एक पर क्या करिए, पॉजिटिव चार्ज डाल दीजिए और दूसरे पर क्या करिए, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है कि ये चार्ज मैं जितना डालूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड उतना ही स्ट्रांग बनेगा। कम चार्ज कम इलेक्ट्रिक फील्ड, अधिक चार्ज तो अधिक इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन अगर मेरे भाई तुम्हें याद हो तो पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के, पॉजिटिव से निकलेगा और नेगेटिव में जाकर के मिलेगा। ये सारी बातें तुमको याद होगा। ये हर जगह एक जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बना लेगा। और ये जो आपका बना है इस दोनों के बीच में, ये व्हाइट वाला, ये कौन सा फील्ड बना है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड ई। बात समझ में आ रहा है? और इसके बीच में आप मान लीजिए क्या कि जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है कैसा, क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या कि ये मैग्नेटिक फील्ड है किधर के तरफ, अंदर के तरफ इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है। और ये जो इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, इस इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग क्या बोल देंगे, बी। बात समझ में आ रहा है? मैग्नेटिक फील्ड अंदर के तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे के तरफ। दोनों परपेंडिकुलर है कि नहीं? दोनों परपेंडिकुलर है। अच्छा, अब इसमें हम चार्ज पार्टिकल को रख रहे हैं। चार्ज पार्टिकल को रखे यहाँ पे क्या, प्लस क्यू को। और इस प्लस क्यू का जो वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है कुछ इस तरह से। इसकी वेलोसिटी कितनी, v। बात समझ में आ रहा है? तीनों तुमको म्यूचुअली परपेंडिकुलर दिख रहा है कि नहीं? तुम ध्यान से देखना। देखो, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड इधर अंदर, और वेलोसिटी किधर, वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है कि नहीं, और मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड भी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है कि नहीं? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया कि नहीं हो गया? तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो गया। अब ध्यान देना, पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है, इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, एफ इलेक्ट्रिक लगेगा, कितने का, क्यूई का। किस डायरेक्शन में, तो इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी ही तरफ इस पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, ये है कि आपका एफ इलेक्ट्रिक, कितने का, क्यूई का। कोई दिक्कत है क्या? मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, तो राइट हैंड पाल्म रूल का यूज करेंगे। राइट हैंड पाल्म रूल क्या कहता है भाई कि चार उंगली को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में डालो, अंदर के तरफ, अंगूठा को किधर डालो,
वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स किधर लगेगा, ऊपर के तरफ। इसका मतलब कि इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो मैग्नेटिक फोर्स किधर की तरफ लगेगा, ऊपर के तरफ। ये होगा क्या, एफ मैग्नेटिक। और जरा सा ध्यान से देखें तो इस पर जो एफ मैग्नेटिक लगेगा ये मैग्नेटिक कितने का लगेगा, क्यू भी बी साइन और थीटा कितना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के क्या है, मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ तो वेलोसिटी आगे की तरफ, दोनों के बीच का एंगल कितना, बात समझ में आ रहा है कि नहीं। और ये जो फोर्स हो जाएगा ये कितना हो जाएगा, क्यू भी बी के बराबर में। और ये जो एफ मैग्नेटिक आपका लग रहा है ये किस डायरेक्शन में, ये यहां पर हम लोग देखें तो ये लग रहा था किधर, अपने फिगर के अनुसार डाउनवर्ड। तो ये जो लगा है वो किस डायरेक्शन में लगा है, अपवर्ड डायरेक्शन में लगा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखो हो क्या सकता है, हो सकता है कि मैग्नेटिक ज्यादा हो जाए इलेक्ट्रिक कम हो जाए, इलेक्ट्रिक ज्यादा हो जाए मैग्नेटिक, और दोनों तीन केस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कितना केस, तीन केस। तो जब तीन केस का अब यहां पर आप स्टडी करिएगा तो यहां पर 3 केसेस आर पॉसिबल। तीन केस क्या है यहां पर, पॉसिबल है, 3 केसेस आर पॉसिबल है। और ये पॉसिबल केस कौन सा है, तो ये पॉसिबल केस है पहला केस। ये जो पॉसिबल केस में पहला केस है आपका, ये पहला केस क्या हो सकता है कि एफ मैग्नेटिक ज्यादा हो जाए और एफ इलेक्ट्रिक क्या हो जाए। दूसरा क्या हो सकता है कि एफ इलेक्ट्रिक क्या हो जाए ज्यादा और एफ मैग्नेटिक क्या हो जाए। और तीसरा केस क्या हो सकता है कि एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक ये दोनों क्या हो जाए। एक एक करके तीनों केस जरा सा डिस्कस करते हैं शॉर्टकट में, ठीक ना। शॉर्टकट में नहीं, उतना ही आसान है, 5-7 मिनट टाइम लगेगा, जरा सा पैसेंस से ध्यान दीजिए। देखिए अपने पास है क्या भाई, तो अपने पास है क्या, हम लोग ले रहे हैं किस चीज को, केस 1 को। हम लोग ले रहे हैं किसको, केस 1 को। और केस 1 में हम देख रहे हैं क्या कि एफ मैग्नेटिक जो है ये ग्रेटर देन हो जाए किसके, एफ इलेक्ट्रिक के। अगर एफ मैग्नेटिक किसके हो जाए, एफ इलेक्ट्रिक से ज्यादा। अपने पास है क्या चीज, जरा ध्यान देना। अपने पास है क्या, तो भाई एक चार्ज पार्टिकल है, ये चार्ज है कितने का, प्लस क्यू का। इस पर जो है सो एक फोर्स लग रहा है तुम्हारा ऊपर की तरफ, इसका नाम है क्या, एफ। एक फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ जिस पर क्या लग रहा है, एफ इलेक्ट्रिक। और इसकी वेलोसिटी है किधर, आगे की तरफ। बताओ कि ऊपर 10 न्यूटन से खींच रहे हैं, नीचे 5 न्यूटन से खींच रहे हैं, तो नेट फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। तो अगर हम इसी चीज को देखें, अगर हम इसी चार्ज पार्टिकल को देखें तो ये चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू है जिसकी वेलोसिटी v है, इस पर नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा। और नेट फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा तो ये हो जाएगा कितने का, ध्यान देना, एफ मैग्नेटिक। बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, बड़े वाले में से क्या करेंगे, छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो अगर तुम एफ नेट देखना चाहो तो एफ नेट देखना चाहो तो क्या निकल के आया, एफ मैग्नेटिक माइनस क्या, एफ इलेक्ट्रिक। एफ मैग्नेटिक है कितने के बराबर में और एफ इलेक्ट्रिक है कितने के बराबर में, जरा सा क्यू कॉमन कर लो तो कितना हो गया, वी बी माइनस किसके बराबर में, ई के बराबर में। ये क्या हो गया, एफ नेट की, इस पर फोर्स कितने का लगेगा। अब जरा सा सोचिए तो कि एक चार्ज पार्टिकल है, इसकी वेलोसिटी किधर हो रही है, आगे, और इस पर फोर्स किधर लग रहा है, तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, धीरे धीरे आगे भी बढ़ेगा और धीरे धीरे ऊपर भी होगा। तो ये फोर्स जो है, तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब क्या है कि, इसका मतलब क्या है कि फाइनली जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा, फाइनली जो पार्टिकल का मूवमेंट होगा, वो फाइनली पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा, इसको जरा सा ध्यान दीजिएगा। तो अगर हम पार्टिकल के मूवमेंट को देखें भाई, अगर हम पार्टिकल को मूवमेंट को देखें तो ये लो, वेलोसिटी आगे की तरफ दिखाएगा, फोर्स किधर दिखाएगा, ऊपर की तरफ। तो अगर वेलोसिटी आगे लग रही है और फोर्स ऊपर लगातार लग रही है तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा। बात समझ में आया कि नहीं। और ये है कैसा, अपवर्ड पैराबोला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं। फाइनली इस केस में जो होगा वो होगा क्या कि जो आपका फाइनली है, फाइनली पार्टिकल मूव्स ऑन एन अपवर्ड ओपनिंग पैराबोला, कि ऊपर के तरफ खुलने वाले पैराबोला पे ये क्या करेगा, मूव करेगा पैराबोलिकल
पाथ। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? पार्टिकल कैसे मूव करेगा? क्यों भाई? वेलोसिटी है किधर? आगे, फोर्स लग रहा है किधर? ऊपर। पार्टिकल कैसे चलेगा? क्लियर है? कोई दिक्कत है? नहीं कोई दिक्कत है। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस क्या लेंगे? केस 2 कि अब की बार अगर क्या हो जाए, अगर क्या हो जाए कि एफ इलेक्ट्रिक जो है ये बड़ा हो जाए और एफ मैग्नेटिक क्या हो जाए। तुम ध्यान देना कि अगर एफ इलेक्ट्रिक बड़ा हो जाए और एफ मैग्नेटिक छोटा हो जाए तो जो पार्टिकल का वेलोसिटी है वो किधर की तरफ, नेट फोर्स किधर की तरफ लगेगा? बड़े वाले में से क्या करेंगे? छोटे वाले को माइनस कर देंगे। आप देखिए कि जो एफ नेट अब की बार लगेगा वो एफ नेट लगेगा किसके बराबर में? तो एफ इलेक्ट्रिक और माइनस एफ किसके बराबर में? एफ इलेक्ट्रिक है भाई तेरा कितने का और एफ मैग्नेटिक है कितने का? यही हो जाएगा क्या तुम्हारा एफ नेट। और इसका डायरेक्शन देखना, इसका डायरेक्शन कैसा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। इसमें से क्यू कॉमन कर लोगे, कितना हो जाएगा? ई माइनस वी बी के बराबर में, यही क्या हो जाएगा? एफ नेट। अब जरा सा ध्यान देना कि ये पार्टिकल एक ही टाइम पे v वेलोसिटी से आगे भी जा रही है और इस पर एक फोर्स नीचे के तरफ भी काम कर रहा है। ठीक ऐसा सिचुएशन है कि मैं इसको ऐसे फेंकूं, v वेलोसिटी से आगे जाए और ग्रेविटेशनल फोर्स इस पर नीचे के तरफ काम करे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? सीन कैसा बनेगा भाई? सीन कैसा बनेगा? सीन बनेगा कुछ इस तरह का कि ये अगर हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस थोड़ा सा मान लें और पार्टिकल यहां पे है तो ये v वेलोसिटी से आगे भी जाना चाह रहा है और इस पर एक फोर्स नीचे की तरफ काम कर रहा है। तो ये पार्टिकल कैसा रास्ता लेगा? इस तरह का रास्ता लेगा कि नहीं लेगा? और ये कैसा है? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोला। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इस केस में हो क्या रहा है? इस केस में हो रहा है ये कि इन दिस केस द पार्टिकल moves on a downward opening parabola, डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ। कि कैसे पाथ पर घूमेगा? डाउनवर्ड ओपनिंग पैराबोलिकल पाथ पे। ये दो केस क्लियर होगा। तीसरा केस सबसे इंपॉर्टेंट केस है और इसमें एक नया टर्म आने वाला है। कैसा टर्म भाई? तो जरा सा सोचो, कभी बम फोड़े हुए हो? बम का जो टुकड़ा निकलता है वो अलग अलग टुकड़ा अलग अलग डायरेक्शन में निकलता है। कुछ इधर जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ सीधे भी निकल जाएगा। मैं चाहता हूं कि मेरे बम का एक पार्टिकुलर स्पीड वाला सारा टुकड़ा मैं एक जगह पे कलेक्ट कर लूं। ये कहानी होती है कि इसमें तो जब न्यूक्लियर वगैरह ब्लास्ट करता है, तो जब न्यूक्लियस ब्लास्ट करता है तो आपको मॉडर्न फिजिक्स में मैं पढ़ाऊंगा कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल, गामा रेज उसमें से निकलते हैं और डिफरेंट स्पीड से निकलते हैं। मैं चाहता हूं क्या कि एक पार्टिकुलर स्पीड वाले सारे पार्टिकल्स को मैं एक जगह क्या करूं? कलेक्ट करूं। कैसे कलेक्ट करूंगा? उसके लिए एक जुगाड़ है और ये जुगाड़ बताएगा कौन? इसका तीसरा केस। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इसका जुगाड़ बताएगा तीसरा केस। आपका केस 3 क्या है? देखिएगा कि आपका केस 3 जो है ये क्या कहेगा कि एफ इलेक्ट्रिक जो है वो किसके बराबर में हो जाए? एफ मैग्नेटिक के बराबर में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ये है तुम्हारा चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू जो v वेलोसिटी से आगे जा रही है। ऊपर की तरफ इस पर क्या लग रहा था? एफ मैग्नेटिक। नीचे की तरफ क्या लग रहा है? एफ इलेक्ट्रिक। और अब की बार दोनों बराबर है, एक दूसरे को क्या करेगा? कैंसिल कर देगा कि नहीं कर देगा? दोनों बराबर है, कैंसिल कर देगा भाई। तो इस पर जो एफ नेट लग जाएगा वो कितना? 0। और एफ नेट 0 का मतलब क्या? कि ना तो वेलोसिटी बदलेगी और ना तो डायरेक्शन चेंज होगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? ना तो वेलोसिटी बदलेगी और ना ही डायरेक्शन चेंज होगा। तो ये कैसा होगा? तो ये कैसा होगा ये देखिए। तो अपना सीन था कैसा? अपना सीन था कुछ इस तरह का कि दो इनफाइनाइट प्लेट लिए थे। दो इनफाइनाइट प्लेट में पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ आपका क्या था? इलेक्ट्रिक फील्ड था। और इलेक्ट्रिक फील्ड था पॉजिटिव से नेगेटिव। और आपका जो मैग्नेटिक फील्ड था इसमें ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड था? क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड था। और कुछ ऐसा सीन हुआ कि इस सीन में यहां जो रखा हुआ चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू था, ये प्लस क्यू v वेलोसिटी से जो आगे जा रहा था, इस पर ना तो इलेक्ट्रिक फोर्स लग रहा है ना ही मैग्नेटिक फोर्स। कोई फोर्स नहीं लग रहा है। इसका मतलब कि ये कैसे पाथ पे जाएगा?
ये कैसे पाथ पे जाएगा, यहां से ये सीधे अपना स्ट्रेट पाथ पे क्या करेगा, चला जाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे पाथ पे जाएगा, सीधे अपना स्ट्रेट पाथ पे। तो एफ नेट 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका पार्टिकल है, पार्टिकल ये कैसे पाथ पे मूव करेगा, मूव्स ऑन अ स्ट्रेट पाथ। बात समझ में आ रहा है। अब स्ट्रेट पाथ पे मूव किया, मैग्नेटिक ज्यादा होता था तो ऐसे चला जाता था, इलेक्ट्रिक ज्यादा होता था तो ऐसे चला जाता था, और दोनों बराबर है तो अब इधर वाला गया, इधर वाला भी गया। हम यहां पर एक टोकरी लेकर के अगर खड़े हो जाए तो सीधे आने वाला सारा पार्टिकल कलेक्ट कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, कर लेंगे। वही तो अपने को चाहिए कि एक भी वेलोसिटी वाला पार्टिकल को हम लोग क्या कर चाहते हैं, कलेक्ट करना चाहते हैं। बात समझ में आ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा हुआ तो ऊपर चला गया, कोई मतलब नहीं। मैग्नेटिक फील्ड कम हुआ, इलेक्ट्रिक ज्यादा हुआ तो नीचे आ गया, कोई बात नहीं। लेकिन अगर भाई साहब सीधे जो चला गया उसको हम वहां कलेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो ये कब सीधे जाएगा, जब एफ इलेक्ट्रिक और एफ मैग्नेटिक क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एफ इलेक्ट्रिक जो है, सो अगर एफ मैग्नेटिक के बराबर हो जाए, इसका मतलब कि क्यू ई इक्वल टू किसके बराबर में हो जाए, क्यू भी बी। क्यू से क्यू कैंसिल, भी इक्वल टू कितना मिलेगा, ई अपॉन कितना। तो इसका मतलब क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो इस तरीके से हो कि वो वेलोसिटी के बराबर में हो जाए। बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपने हाथ में है बदलना, मैग्नेटिक फील्ड भी अपने हाथ में है बदलना। इस दोनों को हम ऐसा सेटिंग करें कि इस दोनों का रेशियो किसके बराबर में हो जाए, v के बराबर में हो जाए। तो पार्टिकल कैसे मूव करेगा, स्ट्रेट पाथ पे। और इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। इसी को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। एक्चुअली ये एक डिवाइस होता है, एक्चुअली ये जो है ये क्या है, इट इज अ डिवाइस which is used to collect the charge particle of a particular speed, कि किसी पार्टिकुलर स्पीड के चार्ज पार्टिकल को कलेक्ट करने के लिए जिस डिवाइस का हम लोग यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी सेलेक्टर। वेलोसिटी सेलेक्टर का कंस्ट्रक्शन कैसा होगा, इस तरीके से होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। और वेलोसिटी कैसा हो, तो वेलोसिटी उतना ही होगा जितना इलेक्ट्रिक। अब मान लो कि 5 मीटर पर सेकंड वाला पार्टिकल को कलेक्ट करना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना रखना पड़ेगा। अगर 25 वाले को करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना रखना पड़ेगा। अगर 500 वाले को करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो कितना रखना पड़ेगा। बात समझ में आया कि नहीं। इसी को क्या बोलेंगे, वेलोसिटी सेलेक्टर। और इस प्रकार से आपका आज का ये क्लास होता है समाप्त। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मोशन, मैग्नेटिक फील्ड और मोशन और दोनों का कॉम्बिनेशन खत्म हो गया। अब जो अगले दिन से हम लोगों को पढ़ना है, मान लीजिए ये करंट कैरिंग वायर है तो मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। बगल में एक और करंट कैरिंग वायर है, ये भी मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा कि नहीं बनाएगा। दोनों मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा, तो कुछ ना कुछ फोर्स से। वो फोर्स कितना होगा, अगले दिन। बात समझ में आ रहा है। आज के लिए इतना काफी है।